ओके, सो वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ आइसबर्ग एक्सप्लेनेशन। इसके पहले मैंने एक एक्सपेरिमेंट वीडियो ड्रॉप कर चुका है। अगर मेरी उस एक्सप्लेनेशन वीडियो पे अच्छा सा रिस्पांस आता है ना, तो मैं उसका पार्ट सेकंड ज़रूर लूँगा। पार्ट सेकंड क्या, मैं तो उस पूरी मांग को कवर करने को तैयार हूँ, बस थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए। और बाकी चलिए अपन अपनी इस आइसबर्ग वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। एंड मैं कोशिश करूँगा कि मोस्ट ऑफ द एंट्रीज हर लेयर में मैं कवर करूँ, ताकि तुम लोग हो सके जाके कुछ रिसर्च वगैरह ना करना पड़े। तुम बस यहाँ पे आओ, एक्सप्लेनेशन या ओवरव्यू लो और जाके पूरी एनिमे या मांगा पढ़ो या देखो खुद से। वो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम लोग के लिए, ठीक है? सो लेट्स डाइव इनटू द आइसबर्ग ऑफ डिस्टर्बिंग एनिमे एंड मांगा। डेविलमैन। डेविलमैन एक क्लासिक एनिमे है। पहले मांगा था जो गो नागाई ने लिखा था, और इसकी बहुत सारी वर्जन्स है। पहला एनिमे 1972 में आया था, पर जो लोग ज़्यादा जानते हैं वो है डेविलमैन क्राई बेबी, जो 2018 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुआ था। ये मॉडर्न वाला ज़्यादा पॉपुलर है, तो मैं उस पर फोकस करता हूँ, ठीक है? स्टोरी बड़ी ट्विस्टेड और डार्क है, मतलब गोर, सेक्स और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का एकदम बवाल मिक्स। मैं हर बार एग्जिस्टेंशियल पे अटकता हूँ, पता नहीं क्यों, बहुत फंबल होता है इसी वर्ड पे। कहानी शुरू होती है अकीरा फुदो से, एक सीधा सा लड़का, थोड़ा सॉफ्टी टाइप का, जो अपने दोस्त रियो अशोका के साथ रहता है। रियो एक मिस्टीरियस बंदा है और एक दिन बोलता है, भाई दुनिया में डीमंस आ रहे हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा। वो अकीरा को एक अंडरग्राउंड रेप पार्टी में ले जाता है, जहाँ लोग पागलपन कर रहे होते हैं। यस, पागलपन कर रहे होते हैं। डांस, ड्रग्स सब चल रहा है। वहाँ पे रियो एक रिचुअल शुरू करता है और डीमंस वहाँ के लोगों के अंदर घुसने लगते हैं, मतलब पूरा खून खराबा। अकीरा को भी एक डीमन अमोन, भाई फेवरेट है मेरा, पोजेस करने की कोशिश करता है। पर यहाँ ट्विस्ट है, अकीरा का दिल इतना पक्का है कि वो अमोन को कंट्रोल कर लेता है और खुद डेविलमैन बन जाता है। डेविलमैन वो क्या होता है? डेविलमैन मतलब हाफ ह्यूमन हाफ डीमन। अब उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, विंग्स और एक बड़ा सा एटीट्यूड है। भाई इफ़ यू नो कि तुम्हारे अंदर डेविल है और तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो, ऑफ कोर्स तुम्हारे अंदर एटीट्यूड तो आएगा ही ना। सो स्टोरी आगे बढ़ती है। अकीरा अपनी ताकत से डीमन से लड़ता है, पर साथ में अपनी इंसानियत भी बचा के रखना चाहता है। रियो के साथ उसका रिश्ता भी कॉम्प्लिकेटेड है। रियो बाद में पता चलता है कि वो एक सैटन खुद है, जो डीमंस का बॉस है और इंसानों से नफरत करता है। ये दोनों दोस्त हैं, पर एक दूसरे के अगेंस्ट भी हो जाते हैं। डीमंस और ह्यूमंस के बीच जंग शुरू होती है और गोर का लेवल एकदम टॉप पे चला जाता है। लोग कटते हैं, फटते हैं, बॉडीज के टुकड़े उड़ते हैं। फिर इसके साथ इमोशनल चीज़ें भी आती हैं। अकीरा अपनी फैमिली और दोस्त मिकी को बचाने की कोशिश करता है, पर दुनिया इतनी पागल हो जाती है कि लोग एक दूसरे पे ही शक करने लग जाते हैं और मिकी को भी मार डालते हैं। ये सीन बहुत हार्ट ब्रेकिंग था भाई। अकीरा क्राईबेबी इसलिए कहलाता है क्योंकि वो बहुत रोता है, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। लास्ट में अकीरा और रियो का फाइनल बैटल होता है, डेविलमैन वर्सेस टिटन। पूरा प्लान तबाह हो जाता है और अकीरा हार जाता है। यस, आवर हीरो, आवर सेवियर डाइड। रियो यानी सेटन जीतने के बाद भी अकेला रह जाता है और रोता है क्योंकि उसका दोस्त मर गया। ये एंडिंग बहुत ही फक्ड अप है, ना कोई हैप्पी एंडिंग, ना कोई होप। बस एक छोटी सी बात कि प्यार और दोस्ती भी तबाही में ख़त्म हो सकती है। एनिमेशन स्टाइल इसका एकदम यूनिक है। क्राई बेबी में बहुत बोल्ड कलर्स और ट्रिपी विजुअल्स, और म्यूज़िक तो भाई इसका बवाल। रैप और टेक्नो का मिक्स पूरा वाइब देता है। ये सो सेक्स, वायलेंस और रिलीजन को भी टच करता है। गॉड, सेटन और ह्यूमंस के बीच को कन्फ्लिक्ट तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है। अगर तुम गोर और डार्क थीम्स और थोड़ी सी नंगी पोंगी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, तो डेविलमैन क्राई बेबी एकदम मस्त चॉइस है। पर हाँ, ये फेंट हार्टेड के लिए नहीं है, समझे? द समर हिकारू डाइड। अगर तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त एक दिन मर जाए और अगले दिन वो तुम्हारे सामने खड़ा हो, मुस्कुराते हुए बोले, मैं वही हूँ, तुम क्या करोगे? विश्वास करोगे या भाग जाओगे? द समर हिकारू डाइड एक इमोशनल हॉरर ड्रामा है जो रीडर्स के अंदर एक अनस्कीपेबल ईरीनेस डाल देता है। कहानी है रूरल जापान के एक छोटे से गाँव की, जहाँ सब कुछ शांत है, हर दिन सिंपल है, और दो लड़कों योशिकी और हिकारू की दोस्ती हर चीज़ से कह रही है। लेकिन फिर एक दिन हिकारू किसी एक्सीडेंट या पैरानॉर्मल हादसे में मर जाता है, और कुछ दिन बाद वही हिकारू वापस आ जाता है। सेम चेहरा, सेम आवाज़, सेम यादें। बस एक फ़र्क है, वो हिकारू नहीं है,
योशिकी को शुरू से कुछ ऑफ लगता है। हिकारू पहले जैसे जोक्स मारता है, वही केयर करता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ इंसानी मिसिंग है। जब वो नंगे पैर अंधेरे जंगल में दिखाई देता है, जब वो अननेचुरल चीज़ें महसूस करता है, तब सच दिखने लगता है। ये कोई एंटिटी है क्या, पता नहीं, पर हिकारू नहीं है। ये मांगा लव क्राफ्टियन हॉरर को छोटी और इमोशनल वर्ल्ड में उतारता है। कोई बड़ा डीमन या जंप स्केयर नहीं। यह हॉरर उस सच में है जो कि तुम्हारा सब कुछ छीन लिया और उसकी जगह एक शैडो आ गई है। हिकारू से दिखने वाला ये बीइंग योशिकी से सच में प्यार करता है, केयर करता है, लेकिन वो क्या है ये समझने के लिए तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है। स्टोरी इंटरनल हॉरर पे फोकस करती है। योशिकी एक ही वक्त पे अपने सबसे करीबी दोस्त के रूप में एक एलियन फोर्स के साथ जी रहा है। वो कंफ्यूज है, उसे हिकारू चाहिए, लेकिन ये हिकारू नहीं है। फिर भी वो इस नए हिकारू को हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जो दर्द ये हिकारू महसूस करता है वो बिना इंसानी जात के भी असली लगता है। आर्ट स्टाइल सॉफ्ट और मूडी है, शैडो, साइलेंस और लोनलीनेस हर पैनल में आहट की तरह छुपी होती है। जब हॉरर आता है वो स्क्रीमिंग हॉरर नहीं, बल्कि विस्पर्ड टेरर होता है। एक स्लो पॉइजन जो तुम्हारे अंदर से चिल देता है, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम जानते हो किसी को, लेकिन क्या सच में जानते हो? ये मांगा किसी मॉन्स्टर से लड़ने की कहानी नहीं है। ये एक इंटीमेट फियर की जर्नी है। दोस्ती, ग्रीफ, आइडेंटिटी और किसी नॉन ह्यूमन में भी ह्यूमन इमोशंस हो सकते हैं। ये सब सवाल इसमें लेयर बाय लेयर खुलते हैं, और जब तुम रियलाइजेशन तक पहुंचते हो कि रियल हिकारू मर चुका है, तब तक तुम इमोशनल वेब में फंस जाते हो। तब समझ आता है कभी कभी सबसे ज़्यादा हॉरर उस मोमेंट में होता है जब तुम जानते हो कि सामने वाला तुम्हारा नहीं है, पर तुम उसे छोड़ भी नहीं सकते। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल? गिव। सोचो अगर एक दिन समुंदर से फिश नहीं, चलते हुए फिश बाहर न आए, मेटल एग्स के साथ, जिसके पीछे इतनी गंदी स्मेल हो कि तुम सांस भी न ले सको। क्या तुम जिंदा रह पाओगे, या वो बदबू तुम्हारा हिस्सा बन जाएगी? गिव जुंजी ईतो का लिखा हुआ एक और बॉडी हॉरर का नाइटमेयर, जहाँ हॉरर कोई सुपर नेचुरल या सीरियल किलर नहीं, बैक्टीरिया है। कहानी शुरू होती है तदाशी और उसकी गर्लफ्रेंड काओरी के ओकिनावा ट्रिप से। सब कुछ नॉर्मल है जब तक एक दिन बाथरूम से एक वॉकिंग फिश बाहर नहीं निकल आती। हाँ, फिश जिसके पैर हैं, जो छुप के नहीं, चल के तुम तक आती है। ये कोई जोक नहीं, ये सिर्फ शुरुआत है। इस फिश के साथ आती है एक रॉटिंग, पंजेंट, डेथली स्मेल, जो काउरी के सेंसेस तोड़ देती है। लेकिन इसका रीज़न और भी गंदा है। ये मछलियाँ एक बायोमैकेनिकल डिवाइस के थ्रू चलती हैं, जो ओरिजिनली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाए गए थे, और इन डिवाइसेस का मकसद था डेथ स्टेंच, जो हवा में फैलाकर दुनिया को केमिकल वॉरफेयर से मारना था। तो जब ये मछलियाँ चलने लगती हैं, वो सिर्फ दिखने में क्रीपी नहीं होती, वो तुम्हारे एनवायरनमेंट को टॉक्सिक, डिकम्पोजिंग और हेल्थस्केप में बदल देती है। पूरे जापान में ये इन्फेक्शन फैलने लगता है। फिश, शार्क्स, स्क्विड्स, हर समुद्री जानवर ज़मीन पर चलने लगता है, और उनके साथ आता है वो घुटन भरा स्मेल, जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। तदाशी काओरी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे डेथ स्टेंच इंसानों में भी घुसने लगती है। इंसान खुद इन मैकेनिकल लेग से जुड़ जाते हैं, उनके शरीर फूल जाते हैं, उनके अंदर बैक्टीरिया गैस भर जाती है, और वो चलती हुई लाश बन जाते हैं। हॉरर सिर्फ बॉडी में नहीं, उस हेल्पलेसनेस में भी है जो तुम महसूस करते हो। तुम भाग भी नहीं सकते क्योंकि हवा खुद पॉइजन बन गई है। जुंजी ईतो का आर्ट यहाँ अपने पूरे ग्रोटेस्क पोटेंशियल पे होता है। सूजे हुए बॉडीज, टूटे हुए जॉज, इंसेक्ट्स जैसे फिश, और गंदी स्मेल जो तुम लिटरली फील करने लगते हो पैनल्स पढ़ते हुए। गियो का हॉरर एक इनविजिबल डेथ है, जिसे ना तुम देख सकते हो ना रोक सकते हो। वो तुम्हारी बॉडी को अंदर से खाता है, और तुम्हारा चेहरा सड़ने लगता है। जिंदा रह के भी तुम एक वॉकिंग कॉप्स बन जाते हो। एंड में जब तदाशी फाइनली काउरी के डिकेइंग बॉडी के साथ समुद्र की तरफ चल पड़ता है, तुम समझ जाते हो कुछ चीज़ें इंसान के कंट्रोल के बाहर होती हैं। कभी कभी नेचर तुम्हारे सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, और तुम सिर्फ एक मक्खी हो जो बदबू से उलझ गई है। ट्रैश। सोचो अगर किसी इंसान का पास्ट इतना अंधेरा हो कि उसके दिमाग में सिर्फ दर्द, नफरत और बदला भर गया हो, और वह इंसान डिसाइड करे कि दुनिया में सब लोग
या तो उसके नीचे रहेंगे या मिट्टी में मिल जाएंगे, तब तुम उसे क्या कहोगे? इंसान, मॉन्स्टर या कुछ और भी घटिया? ट्रैश कोई सिंपल हॉरर मांगा नहीं है, ये एक सोसाइटी डीके, ह्यूमन परवेशन एंड मेंटल डिस्ट्रक्शन का अनकॉम्प्रोमाइजिंग मिरर है। कहानी शुरू होती है केजी नाम के एक लड़के से, जिसका बचपन बिना प्यार के, बिना इंसानियत के गुजरा है। उसके आसपास का हर अडल्ट करप्ट, सेल्फिश और क्रूएल होता है, और धीरे धीरे केजी अपने अंदर एक ही इमोशन पालता है, घिन, 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 सबसे घिन, घिन इंसानियत से। और वो घिन एक मिशन बन जाता है, सफाई। लेकिन ये सफाई फिजिकल नहीं, मेंटल है। किसी सोसाइटी के सबसे वल्नरेबल लोगों को टारगेट करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है, यूज़ करता है और फिर साइकोलॉजिकल टॉर्चर के थ्रू उनकी ज़िंदगी बर्बाद करता है। उसके लिए सब लोग ट्रैश हैं, यूज़ एंड थ्रो, और खुद को समझता है कि वो कुछ और बन गया है, एक गॉड इन अ वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स। इस मंगा में हीरो नहीं है, सिर्फ सर्वाइवर्स है, विक्टिम्स है और मॉन्स्टर्स है जो इंसान के चेहरे में घूम रहे हैं। ग्राफिक सीन्स, सेक्सुअल वायलेंस एंड मेंटल अब्यूज़, हर पेज पे तुम्हें घिन आएगी, लेकिन उस घिन में ऑथर तुम्हें घसीटता है। इंसान अगर बाउंड्री तोड़ दे तो किस लेवल का गंदा बन सकता है। आर्ट स्टाइल्स शार्प और विजुअली का अनकम्फर्टेबल है, इंटेंशनली डिस्टॉर्टेड, जिसमें पैनल्स लेआउट तक तुम्हें डिस्टर्ब करता है। तुम्हें कभी पीस फील नहीं होता क्योंकि स्टोरी तुम्हारे सामने इंसानी साइकी के नंगा नाच दिखाती है। एक पॉइंट पे कसेन कसेन एक ऐसी मांगा है जो ब्यूटी और आइडेंटिटी जैसे थीम्स को एक हॉरिफाइंग रूप में पेश करती है। कहानी है कसेन फ्यूची की, एक लड़की जो पैदा तो हुई थी एक्टिंग के टैलेंट के साथ, लेकिन उसका चेहरा इतना अगली है कि स्टेज उसके लिए सपना नहीं, श्राप बन जाता है। उसका बचपन गुजर जाता है छिपते हुए, लोगों के तन से झेलते हुए, अपने आप से नफरत करते हुए। लेकिन फिर उसे मिलती एक मिस्टिकल लिपस्टिक जो किसी भी इंसान को किस करने के बाद उसका चेहरा कसेन को दे देता था। और उसी मोमेंट से शुरू होता है एक डेंजरस मस्कराड, जहाँ असली चेहरे का कोई मतलब नहीं, सिर्फ टैलेंट और फेस का जादू बिकता है। कसीन एक्टिंग की दुनिया में घुस जाती है, लेकिन दूसरों के चेहरे चुरा कर उस स्टेज पे छा जाती है, लेकिन ऑडियंस को कभी ये नहीं पता चलता कि जिसे वो देख रहे हैं उसके पीछे एक और इंसान छुपा है। ये मांगा तुमसे बार बार एक ही सवाल पूछता है, अगर तुम्हारा टैलेंट है लेकिन चेहरा नहीं, तो क्या तुम डिज़र्व करते हो ये दुनिया का प्यार? या सिर्फ वो जीतेगा जिसके पास चेहरा है, चाहे वो अंदर से कितना ही खोखला क्यों ना हो। कशीन के रिश्ते, उसके दर्द और इसकी हंगर फॉर रिकॉग्निशन, ये सब उसे धीरे धीरे एक एंटी हीरोइन बना देते हैं। वो सिर्फ चेहरे नहीं चुराती, वो लोगों की आइडेंटिटी ले जाती है, उनकी ज़िंदगी एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर उन्हें अंधेरे में छोड़ जाती है। हर चैप्टर के साथ तुम देखते हो एक लड़की जो सिर्फ प्यार और इज्जत चाहती थी, कैसे एक कर्स्ड एक्ट्रेस बन जाती है, जिसका हर परफॉर्मेंस किसी और की मौत पर टिका होता है। इस मांगा का हॉरर सिर्फ ब्लड में नहीं है, ये उस साइकोलॉजिकल सफोकेशन में है जो कसीन महसूस करती है और फिर दोस्तों को महसूस करवाती है। वो अकेले में रोती है, स्टेज पे चमकती है, लेकिन उसके पास ना खुद का चेहरा है, ना अपना वजूद। आइडेंटिटी क्राइसिस, जेलसी, फेम के लिए पागलपन और सोसाइटी की ऑब्सेशन विथ लुक्स, ये सब मिलाकर कसीन को एक घंटी जैसा हॉन्टिंग बनाते हैं जो तुम्हारे जहन में बजती रहती है। और एंड में जब कसीन अपनी असली चेहरा एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है, तब तुम रियलाइज़ करते हो हॉरर सिर्फ चेहरे में नहीं होता, हॉरर होता है जब तुम्हें अपना चेहरा दिखाने का हक ही न दिया जाए। एल्फिन लाइट एल्फिन लाइट सुपरफिशियली एक क्यूट पिंक हेड गर्ल की कहानी लगती है, लेकिन असली में ये एक मानवता का अंधकार का पोस्टमार्टम है। ये मांगा खुलते ही तुम एक लेबोरेटरी में ले जाती है। एक लड़की लूसी, जिसके सर पर हेलमेट है, हाथ बंधे हुए हैं और पूरी दुनिया उसे एक डेक्लोनियस के रूप में देखती है, एक म्यूटेंट रेस जिसमें इनविजिबल आर्म्स, वेक्टर्स होते हैं जो छूने से नहीं, सोचने से कटते हैं। और जैसे ही लूसी एस्केप करती है, तुम्हें पता चलता है तुम किसी लव स्टोरी में नहीं, तुम एक स्लॉटर हाउस में खड़े हो। लूसी कोई विलन नहीं है, वो एक विक्टिम है, इंसानों के बनाए गए दर्द का, उनके शौक का, उनके टॉर्चर का। जब तुम उसके फ्लैशबैक्स देखते हो, तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती है। उसका बचपन एक शापित कहानी है, उसे हर बार रिजेक्ट किया गया, टॉर्चर किया गया, इंसानियत का मजाक उड़ाया गया।
और जब एक इंसान को हर पल सिर्फ हेट दिया जाए तो उसका प्यार भी ब्लड सोक्ड रिवेंज बन जाता है। एल्फिन लीड तुम्हारे सामने एक बार फिर एक ऐसा सवाल खड़ा करता है, क्या मॉन्स्टर्स वो होता है जो काटता है, या वो जो पहले इंसान था लेकिन इंसानियत खुद उसमें से मार दी गई। लूसी एक साइड पे स्वीट गर्ल न्यू भी है, एक इनोसेंट ब्लैंक स्लेट जिसमें प्यार, दोस्ती और केयर जगता है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक रूथलेस एग्जीक्यूटर भी है जिसका हर एक अटैक सोसाइटी के हिपोक्रेट मास को चीर देता है। इस मांगा में गोर तुम्हें नौजिया तक ले जाता है। हेड एक्सप्लोड्स, लिम्स फ्लाई, ब्लड इज लाइक इंक। लेकिन सबसे बड़ा हॉरर है मेंटल ट्रॉमा। यहाँ हर कैरेक्टर कोता, यूका, नाना, मायू किसी न किसी इमोशनल फ्रैक्चर से गुजरे हैं। कोई सेक्सुअल अब्यूज़ का विक्टिम है तो कोई गिल्ट का, कोई आइडेंटिटी क्राइसिस का। एल्फिन लाइट तुमसे प्यार की डेफिनेशन दोबारा पूछता है। जब एक लड़की तुमसे कह रही हो कि मैं सिर्फ प्यार चाहती हूँ, लेकिन उसके हाथ हर वक्त सिर्फ कत्ल करते हो, तो क्या उसका प्यार भी खतरनाक हो जाता है? आर्ट में सॉफ्ट टच और वायलेंस का ब्लेंड ज़रूर है, क्यूट फेस लेकिन बैकग्राउंड में एक्सप्लोडिंग हेड्स। यही जक्स्टापोजिशन एल्फिन लाइट को डिस्टर्बिंग येट पोइटिक बनाता है। मांगा कॉन्स्टेंटली तुम्हें कॉन्ट्रास्ट करवाता है, ब्यूटी वर्सेस ब्रुटैलिटी, इनोसेंस वर्सेस इंसानिटी, केयर वर्सेस कार्नेज। और एंड में जब लूसी अपने पास्ट का सामना करती है और एक आखिरी बार डिसाइड करती है कि वो इंसानों से बदला लेगी या नहीं, तुम्हें पता चलता है कि सेक्रीफाइस का असली मतलब क्या होता है। एल्फिन लाइट तुम्हारे अंदर एक खालीपन छोड़ जाता है, जहाँ तुम सोचने लगते हो कि कभी कभी मॉन्स्टर्स वो नहीं होता जो मारता है, मॉन्स्टर्स वो होता है जो प्यार करता है लेकिन दुनिया उसे सिर्फ कत्ल करने से जानती है।